बात अपनी हम चला रहे थे, तो अलाउद्दीन का टॉपिक अभी चल रहा था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लगभग हो चला था और उसमें थोड़ी बात बाकी है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था हमने पहले पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी शासक कैसे बना। फिर हमने पढ़ा उसका राज्यत्व सिद्धांत जो अमीर खुसरो ने लिखा, जिसमें बहुत सी बातें कही गई हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं हूँ, मैं ये नहीं जानता क्या गलत है क्या सही है शरीयत के अनुसार, पर मैं ये जरूर जानता हूँ मेरे राज्य के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है। मैं वही फैसले लेता हूँ जो मेरे राज्य के लिए ठीक होते हैं। मैं नहीं जानता क़यामत के दिन खुदा मेरे साथ क्या सलूक करेगा, पर मैं कभी भी उलेमाओं को अपनी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर नहीं दूंगा। ये पढ़ा हमने। उसके बाद पढ़ा था उनका साम्राज्य विस्तार। उत्तर भारत में उसने 4 राज्यों को जीता, बहुत प्रसिद्ध थे, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और एक बहुत बड़ा राज्य जालौर, कानड़दे को पराजित किया। उसके बाद दक्षिण भारत के अभियानों का नेता बना मलिक काफूर, जो कहाँ से पकड़ा गया था, गुजरात से पकड़ा गया था। 1000 दिनारी उसका नाम था। नुसरत खां और उलुग खां से लेकर आए थे और वहीं रास्ते में नवीन मुसलमानों का विद्रोह हुआ था और उसी घटनाक्रम ने हमीर देव के साथ अलाउद्दीन को झगड़ा करवाया। अब फिर आगे बढ़े। दक्षिण भारत में देवगिरी 4 रियासतें थी, वारंगल जिसे आप तेलंगाना कहते हैं, द्वार समुद्र और माबर। अब दक्षिण भारत के बारे में एक बात याद रहे कि उसने उनको जीत तो लिया लेकिन उनको अपने राज्य में शामिल उसने नहीं किया। वहां से टैक्स वसूला और वापस आ गया। इसलिए नहीं, वो पांड्य राजाओं से सिर्फ टैक्स वसूला। 2 राजा थे, वीर सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। जैसे ही ये निकला वैसे ही उन्होंने वापस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसलिए अगर वो पूछे इन चारों में से सबसे कमजोर कड़ी अलाउद्दीन की थी तो वो पांड्य राज्य ही था, जिस पर अधिकार नहीं रख सका, गया और वापस आ गया, ये फिक्स है। और आप ये लाइन आप हर किताब में पढ़ोगे। एक तरफ पढ़ोगे अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया क्योंकि सुंदर पांड्य ने मदद मांगी थी, लेकिन जैसे अगली लाइन पढ़ोगे कि अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण से पांड्य राज्य बाहर था, क्योंकि जैसे ही वो मुड़ा उसने उनके अधिकार को नकारा कर दिया, छोड़ दिया उसे। क्या? बिल्कुल नहीं, वो देवगिरी है। देवगिरी से देखो क्या फर्क पड़ता है। जब पहली बार देवगिरी पर आक्रमण हुआ तो खूब सारा सोना गया। अगर हीरे की बात करोगे तो वारंगल से आया, जो प्रताप रुद्र ने गोलकुंडा की खानों से निकला हुआ हीरा दिया है। वो कैसे प्रश्न करेगा? अगर सोने चांदी के बारे में प्रश्न करता है तो आपको देवगिरी उत्तर लगाना है। अगर वो हीरे को तोल कर पूछ रहा है कि गोलकुंडा की खान से आया था और वो किस रियासत में था, तो प्रताप रुद्र देव ने उसे मलिक काफूर को भेंट किया था और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उसने अपने आप को भेजा था और बाद में उसने उसका राज्य तो वापस लौटा दिया, लेकिन पैसा उससे आता रहा, हर साल आता रहा। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन ने दुनिया से मुंह फेरा, सब लोगों ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। फिर हमने पढ़ा अलाउद्दीन की सबसे बड़ी जिंदगी की कहानी, उसकी सेना में हमने बात करी थी। पहला व्यक्ति था जिसने स्थायी सेना रखी। एक बात, सेना की भर्ती तो दीवान आरिज करता था, ये भी पेपर में आया है। दीवान आरिज का काम क्या था? यानी कि सेना से संबंधित काम था और सेना की भर्ती करता, लेकिन सुल्तान उस समय उपस्थित रहता। शेर शाह की तरह उसने भी बड़ा काम किया। हुलिया, सैनिकों का हुलिया रखना, घोड़ों को दागना, ये उसने बहुत बड़े काम किए जो आगे भी चलते रहे। उससे सेना में क्या होगी? अकर्मण्यता दूर हो गई। नकली घोड़े नहीं आते, ठप्पा लगने लग गया घोड़ों पर, नकली सैनिक नहीं जाएंगे, वो ठीक हो गया। अब जो चीज बची थी उसका बाजार नियंत्रण। हमने ये भी पढ़ लिया था उसके काल में विद्रोह किस किस के हुए थे, वो हमने पढ़ा। और इन विद्रोहों को दबाने के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए थे। क्या? एक तो उसने शराबबंदी करी, जो उसका सफल नहीं हुआ काम। दूसरा काम उसने किया था, दावतों पर प्रतिबंध लगाया था। तीसरे उसने शादी ब्याह उसकी अनुमति के बिना नहीं होंगे, वो प्रतिबंध लगाया। और ना वो आगे पीछे जैसे मर जाए, क्रम तो ये रहेगा। सबसे पहले उसने क्या किया, जो शुरुआत थी, वो जानता था कि ये मेरे खिलाफ विद्रोह कैसे होते हैं, तो उसका सबसे पहला जो अध्यादेश, अगर आप शराबबंदी को भी कई लोगों ने ऊपर रखा, लेकिन सबसे पहले कि उसने लोगों को दी हुई जागीरें छीन ली, जिसको आप पढ़ते हो इनाम, वक्फ, इदरारात में दी गई जमीनों को छीन लिया। दूसरा उसने क्या किया, शराबबंदी लिखा है, फिर कई जगह दूसरे नंबर पर यहाँ रख सकते हो आप इसे। तीसरे में उसने दावतों पर प्रतिबंध लगाया। चौथे पर उसने काम कर दिया, गुप्तचर व्यवस्था को ठीक किया। और बरीद बहुत बड़ा नाम है, पेपरों में आता है। बरीद का काम क्या था? 2 नाम लिखे थे मैंने, आया है इसमें? हाँ, एक नाम तो ये और एक नाम है ये मुन्ही। यही मैं भी यही जोर देके गया था कि इन चीजों को पढ़ना है। बरीद मुमालिक, बरीद क्या होते थे?
गुप्तचर होते थे। ये भी कहा था, वो संकेतों में बात करते थे, बोलकर नहीं बताते थे। और अलाउद्दीन को अगर कोई गलत सूचना मिल गई तुरंत उसको मृत्युदंड मिलता था। अब उसके जीवन की एक घटना बची हुई है, बाजार नियंत्रण। हालांकि इस पर बात कर ली थी हमने, अब बात ये याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न फिर बनता है। और मैं एक बात तो फिर बड़ी पते की कह गया था, बर्नी खुद कहता है उसके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य ये नहीं है कि उसने वस्तुओं को सस्ता कर दिया, आश्चर्य ये है कि वो वस्तुएं लंबे समय तक एक ही भाव पर बनी रही। स्थिरता, कीमतों की स्थिरता शब्द कहूं तो ये रहेगा। अगर वैसे पढ़ोगे तो अलाउद्दीन का सबसे अच्छा सुधार, अगर वो पूछ ले बाजार नियंत्रण के संबंध में क्या, तो आप कह दो उसने घोड़ों के लिए अलग बाजार बना दिया, दासों के लिए अलग बाजार बना दिया, मवेशियों के लिए अलग बाजार बना दिया, वो बातें लिखेगा। फिर लिखेगा उसने कीमतों को कम कर दिया, ये लिखेगा। उसने व्यापारियों को अग्रिम धन दिया, वो भी बात सही है। कहाँ के व्यापारियों को धन दिया? मुल्तान के व्यापारियों को। फिर अगली बात, कीमतों का सस्तापन उतना अच्छा नहीं था जितना था कीमतों की लंबे समय तक स्थिरता। ये याद रहे, वो सस्ती बनी रही। ये बात कौन कहता है? बर्नी। जो बात उस दिन रह गई थी, उस बाजार को एक नाम दिया गया जिसका नाम था सराय अदल। उसमें एक अधिकारी बैठता था, शहानाए मंडी, और एक अधिकारी था परवाना नवीस। ये 3 नाम याद रखने हैं। और ये पेपर में कैसे पूछता, उसके बाजार का नाम क्या था? सराय अदल। और सराय अदल का मतलब होता है न्याय का स्थान। और जो व्यक्ति ये शाहनाए मंडी जो उसमें बैठेगा, पहला कौन बनाया गया? वो था मलिक कबूल। ये याद रहे, ये याद रहे, ये शाहनाए मंडी था पहला जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। ये उसका अंतिम अधिनियम था उस बाजार नियंत्रण में। परवाना नवीस, परवाना देखिए शब्द क्या है, वो पट्टा जारी करता था या कह दो एक कार्ड बना के देता था सैनिकों को, जिससे उस बाजार में जाकर वस्तुएं खरीद सकते थे। अब है अंतिम चीज जो आपको प्रश्न में आ जाए, ये उसने शुरू किए थे, दीवान रियासत, और एक और है दीवान मुस्तखराज। अब आगे प्रशासन भी पढ़ना। एक क्वेश्चन आया था मुशरिफ का काम क्या होता था, ये भी पेपर में आया। एक तो था मुशरिफ ममालिक, एक होता था मुस्तौफी ममालिक, वो तो आगे आएगी बात। ये उसने क्यों बनाया, ये ध्यान रहे। दीवान रियासत, एकताओं का जो काम चलता था, जागीरें जो देता था लोगों को, उन जागीरों की जांच दीवान रियासत, आय व्यय का विवरण ये अधिकारी रखता था। दीवान मुस्तखराज, ये भी, अब इसमें काम 2 ही हैं। मैं आपके आसानी के लिए आय व्यय का विवरण यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन ध्यान क्या देना है, इस शब्द को देखो, रियासत। दीवान रियासत जितनी जागीरी रियासत में आती हैं उनकी देखभाल। मुस्तखराज होता था इनके आय व्यय के विवरण की दोबारा जांच करना, इसका बड़ा काम था। ये दोनों पद शुरू किसने किए? प्रश्न ये है, अलाउद्दीन खिलजी ने। पहली बार वो क्या रखता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार 2-3 बार आगे है। दीवान अर्ज, दीवान आरिज किसने शुरू किया था? बलबन ने। और दीवान रियासत और दीवान मुस्तखराज किसने शुरू किया? अलाउद्दीन ने। इक्ता किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। उसे मिटाया किसने? बलबन ने। ये सीधे प्रश्न है। अब ये तो हो गई बात इसकी। अब मैं बात स्पीड कम कर रहा हूँ, और अब अगली बात, ये तो इतनी दूर तक हमने बात करी हुई थी, इसलिए अब आपको एक एक बात समझनी है। वैसे तो दिल्ली सल्तनत सारी 4 दिन में हो सकती है, लेकिन फिर वही बात है, प्रश्न छोटे छोटे बहुत हो जाते हैं। अब यहाँ इसके जीवन का वो समय याद करते हैं जहाँ बिल्कुल अंतिम समय आ गया इसका, और अब कितने लोग इसके साथ जुड़ गए जो गद्दी पर अधिकार करना चाहते थे। एक सबसे बड़ा नाम मलिक काफूर। अगर सही पढ़ें, नियम के अनुसार गद्दी बैठने का हकदार कौन था? खिजर खां, अलाउद्दीन का बेटा खिजर खां, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी नहीं दी। ये याद रहे, अलाउद्दीन ने गद्दी दे दी अपने एक छोटे पुत्र को जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर। ये याद रहे। और शिहाबुद्दीन उमर था छोटा, इसको गद्दी पर बैठाकर अलाउद्दीन खिलजी इस दुनिया से चल बसा। बुरे दिन बीते उसके जीवन के, सारी उम्र वो लड़ता रहा व्यक्ति, पर जब चारपाई पर पड़ा तो किसी ने उसके ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि खिजर खां एक विलासी व्यक्ति था, इसीलिए तो उसने गद्दी नहीं दी उसको। अपने बेटे को शराब में डूबा रहता था। और इसकी पत्नी कौन सा एक रही? शाह बेगम का पत्तो किसे प्राप्त था? देवल देवी, जिसको आप पढ़ते हो। एक तो देवल देवी हो गई, और एक राजा करण की पत्नी दूसरी, जिसका नाम मैंने लिया था कमला देवी। और देवल देवी तो किसकी पत्नी बनी?
खिजर खां की, और कमला देवी किसकी पत्नी बनी? अलाउद्दीन खिलजी की। उन्होंने इसका ध्यान रखना छोड़ दिया। जैसे ही 1316 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुनिया से मुंह मोड़ा, इसका संरक्षक बनकर बैठ गया कौन? मलिक काफूर। याद रहे मैंने एक बात कही थी कि मलिक काफूर ने हिंदू हिंजड़ा था जो गुजरात से मिला था, और उसने कहा था कि मैं इस शासन को मिटा दूंगा। इसीलिए वो किसकी सेना में भर्ती हो गया? तुर्कों की, या यूं कहूं खलजियों की। और शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया मलिक काफूर, 1000 दिनारी जो नुसरत खान जिसे खरीद कर लाया था, और उसने एक काम शुरू कर दिया। उसने कहा जब तक मेरे हाथ में पावर है मैं एक काम कर लूं। काम क्या किया? इसको छोड़कर जितने लड़के थे उन सबको अंधा करवा दिया। कई लड़के थे उसके अलाउद्दीन खिलजी के, अब बचाइए। और इसको भी इसने गद्दी से हटाने का प्लान किया, और वो प्लान कामयाब रहा। शिहाबुद्दीन उमर को भी इसने मार दिया, अब एक बच गया। ये नाम आपको याद रहे, जो मैंने अब तक बताया वो याद ना रहे तो भी काम चलेगा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसके साथ प्रश्न तो दो ही जुड़े हुए हैं, और वही घूम फिर कर आएंगे, जीवन में कहीं कुछ नहीं आएगा, देख लेना। लेकिन फिर भी याद रहे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मलिक काफूर ने जेल में बंद कर रखा था। अब कहानी बड़े आराम से सुननी सारी। जेल में बंद कर रखा था, और मलिक काफूर ने उसको अंधा करवाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। उन सैनिकों को कुतुबुद्दीन मुबारक ने अपनी ओर मिला लिया, उनको जगाया, उनके जमीर को, कि तुम उस वंश के लोग हो, तुम उसका एक व्यक्ति का साथ दे रहे हो जो हमारी पूरी रियासत को खत्म करने पे तुला हुआ है। वो उसके साथ मिल गए, और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक को। उन्होंने मिलकर किसको बंदी बना लिया? मलिक काफूर को। इसे मार दिया, और गद्दी पर कौन बैठ गया 1316 में? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब आपको उत्तर क्या याद रखना है? अलाउद्दीन खिलजी मरा, गद्दी किसे मिली? शिहाबुद्दीन उमर को। उसके बाद गद्दी मिली कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। अब प्रश्न क्या आएंगे? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अलाउद्दीन जैसी सोच नहीं रखता था। उसने लोगों के खोए हुए अधिकार उनको वापस लौटा दिए, उनकी छीनी की जागीरें उनको वापस लौटा दी। लेकिन जो प्रश्न पेपर में आता है वो ये, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है, स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये याद रहे, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी स्वयं खलीफा घोषित किया गया। और एक इसके जीवन के बारे में एक बात कही जाती है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का काल नाचने और गाने वालों का स्वर्ण युग था। कैसे? आपने तो एक लाइन ये पढ़ी है कि कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाता था और लोगों के हंसने का पात्र बनता था। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसलिए एक बात बरनी ने कही है कि कुतुबुद्दीन का काल नाचने और गाने वालों के लिए स्वर्ण युग था। सारा दिन दरबार में यही कुछ चलता रहता, ये विलासिता में डूब गया और अपना सारा शासन एक ऐसे व्यक्ति के कंधों पर छोड़ दिया जो इसका था नायब। यह शब्द तो आपके लिए नया नहीं है। नायब क्या होता था? राजा के ठीक बाद राजा के सारे अधिकारों का प्रयोग करने वाला। कभी बलबन भी इस पद पे रहा, कभी इख्तियारुद्दीन याज़गीन अमीर हाजिब भी रहा, और फिर बाद में नायब भी बना। तो इस तरह से याद रहे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने एक जिस व्यक्ति को अपना नायब बना रखा था जिसका नाम था खुसरो शाह। ये हिंदू था और इसने इस्लाम ग्रहण कर कर इस्लामी मुसलमान बन गया था, और ये उसके नायब पद पर था। जैसे ही वो गद्दी पर बैठा उसने एक ही भला काम किया, उसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मार दिया। ये घटना भी 1320 में घटी, और खुद इसके मरने की घटना भी 1320 में घटी। 4.5 महीने शासन कर पाया खुसरो शाह, ये याद रहे। और खुसरो शाह के बारे में एक प्रश्न दे दूं, इसने अपने आप को कहा इस्लाम का पैगंबर। खुसरो शाह इस्लाम का पैगंबर, और इसने नारे लगाए कि इस्लाम खतरे में है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, छोटे से प्रश्न नहीं है। तो पूरी बात दोबारा दोहरा दूंगा। खुसरो शाह ये कुतुबुद्दीन मुबारक अपने को कहता था खलीफा, और इसने कहा अपने आप को इस्लाम का पैगंबर, और इसने कहा इस्लाम खतरे में है। और देखिए एक बात निकल कर सामने आती, किताबें नहीं कहती, इस्लाम खतरे में है। ये बात यही व्यक्ति क्यों कह रहा? क्योंकि ये इस्लामी शुद्ध नहीं था, ये हिंदू था, इस्लाम धर्म ग्रहण करके बना था। इसलिए लोगों के दिमाग में एक बात ढालना चाहता था कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम खतरे में है, हमें उसकी रक्षा करनी है। तो खैर ये दो घटना इसके साथ जोड़नी है। और खुसरो शाह के जीवन की सबसे बड़ी घटना कि इसके काल में फिर एक व्यक्ति
बहुत प्रभावशाली हो गया, जिसका नाम था गाजी खां, जो इस समय दीपालपुर कहाँ है, लाहौर के पास, जो पंजाब है ना पाकिस्तान वाला, वहाँ लाहौर और दीपालपुर 2 सूबे थे। दीपालपुर का सूबेदार था और इसने एक दिन अवसर पाकर खुसरो शाह की हत्या कर दी और इसने गद्दी पर अधिकार कर लिया। और अब हमारे दिल्ली के इतिहास में खिलजी वंश का समापन हुआ और एक नए वंश की शुरुआत हुई, जिसका नाम पड़ा तुगलक, और उसका समय था 1320। दोबारा पूरी बात दोहरा दूं, अलाउद्दीन खिलजी मरने की शैया पर था, बीमार था, पूरा जीवन युद्ध लड़ लड़कर उसका शरीर जर्जर हो गया था, और जैसे ही उसने चारपाई पकड़ी, उसकी तरफ से सब लोग लापरवाह हो गए और उसका ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया, जिसमें बहुत बड़ा नाम उसके बेटे का आता है, खिज्र खां का, और ये प्रश्नकल पेपर में भी आया है। वो इसी दुख के साथ उसने शासन कार्यों से अपने आप को अलग कर लिया और सारा शासन कौन देखने लगा, मलिक काफूर। अलाउद्दीन इस पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन इसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अलाउद्दीन के द्वारा नियुक्त किए गए अपने उत्तराधिकारी, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर, उसको अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया, और न केवल शिहाबुद्दीन उमर को अपने षड्यंत्र का शिकार बनाया, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी के बाकी बच्चों को भी अंधा करवा दिया। जब वो अंधा करवाने निकला किसको, कुतुबुद्दीन मुबारक को, तो उसके साथ सैनिक मिल गए और उन्होंने आगे चलकर वापस मुड़कर ये योजना उल्टी पड़ गई और काफूर को उन्होंने मार दिया और गद्दी किसे मिल गई, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत इसने सारे अधिनियम बदल दिए जो उसने लागू किए थे, सारी जागीरें लौटा दी, लोगों को उनके अधिकार लौटा दिए, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को इसने समाप्त कर दिया। लेकिन ये सब कुछ पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया, उससे पहले उसको समाप्त किसने कर दिया, खुसरो शाह ने। खुसरो शाह तुर्क नहीं था, हिंदू था, इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, और ये था कुतुबुद्दीन मुबारक का नायब था। सारे अधिकार इसके पास थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी विलासिता में डूब गया था और पूरा दिन उसके दरबार में नृत्य और संगीत चला करते थे। इसलिए 2 बातें याद रहें, इसने अपने आप को खलीफा कहा, कभी कभी दरबार में नग्न अवस्था में भी आता था, एक ही प्रश्न है, बहुत बड़ा इतिहास में आता है इसके बारे में, और इसका काल नाचने और गाने वालों के लिए स्वर्णयुग था। इसको मारने का काम खुसरो शाह ने किया, और खुसरो शाह ने अपने साथ एक शब्द लगाया, इस्लाम का पैगंबर, और ये कहा इस्लाम खतरे में है, और ये बात उसने कहकर लोगों के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और उसको मारने का काम किया गाजी खां, और इसका मूल नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने खुसरो शाह को मारकर गद्दी प्राप्त करी और एक नए वंश की शुरुआत करी, जिसका नाम था तुगलक वंश। अब यहाँ से एक बात और, अब आप जब इसके प्रश्न पढ़ोगे गयासुद्दीन तुगलक के, तो आपको गयासुद्दीन तुगलक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, लेकिन इसमें से 10 प्रश्न ऐसे हैं वो याद रह जाएं, कहानी याद न रहे, वो अलग अलग हैं, गाइडों में भले कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा, गड़बड़ ये है। अब ध्यान देना, सबसे पहली बात, ये किस शाखा का था, करोना, और ये जान लें तुगलक क्या है। जब तक बात पूरी नहीं जानेंगे बात समझ में नहीं आएगी। अब तक हम एक बात पढ़ते रहे, तुर्क एक नस्ल थी, यही जानते हैं हम लोग। खिलजी एक संबंधित जगह का नाम था, गौरी जाति का नाम था, नस्ली आधार पर चलता था। लेकिन यहाँ याद रहे, यहाँ तुगलक से क्या मतलब है, तुगलक किसी जाति का नाम नहीं है, तुगलक किसी क्षेत्र का नाम नहीं है, तुगलक एक व्यक्ति का नाम है। इसलिए एक व्यक्ति के नाम पर इसका नाम पड़ा वंश का, तुगलक वंश। और ये भी याद रहे, भारत में दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला तुगलक राजा हुआ गयासुद्दीन तुगलक, और इसका एक नाम ये भी था गाजी खां तुगलक। अब सवाल ये वंश आगे चलकर कहलाया तुगलक वंश, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हुई। लेकिन ये और एक विवाद का विषय, वो पहले क्लियर कर दूं। एक नाम है बहुत बड़ा, इब्न बतूता, और ये प्रश्न भी कल पेपर में आया है, लेकिन सीधा अकेला नहीं आया, जुड़कर आया है। इब्न बतूता ने भारत में किसके काल में भारत की यात्रा करी थी, वो उत्तर था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अभी हम यहाँ इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि तुगलक वंश का इतिहास देता है, और वो शुरुआत के लिए नाम कौन देता है, ये करोना शाखा के थे। ये याद रहे, तुगलक वंश को इब्न बतूता कहता है कि ये करोना शाखा के मुसलमान थे। करोना शाखा क्या होती है उस पर भी बात करें, जिसमें माँ तो हो हिंदू और पिता हो मुसलमान। यद्यपि ये चीजें आगे भी चलकर हुई हैं, फिरोज तुगलक के साथ भी यही कहानी थी, ये भी याद रखना। अबोहर किरणमल की बेटी थी वो,
जो अपने यहीं पढ़ता है वो है। और अब इसके बाद और बात क्लियर कर लें, जो वंश खिलजियों को खत्म करने वाला था वो था तुगलक। तुगलक जाति थी? नहीं थी। तुगलक नस्ल थी? नहीं थी। एक व्यक्ति का नाम था। किसके साथ जुड़ा? गाजी खां। गाजी खां तुगलक, या सही नाम गयासुद्दीन तुगलक। और उसको कौन सी शाखा का मुसलमान कहता है? करोना। कौन कहता है? इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। पूरी बात वहां करेंगे। करोना शाखा से इब्न बतूता का क्या मतलब है? माता हिंदू, पिता मुसलमान। और ये हिंदुओं की जाट जाति की कन्या थी जिससे उसका विवाह हुआ, नाम नहीं मिलता, और उसी से पैदा हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। और ये देखिए, उसका नाम तो मोहम्मद है, एक नाम उसका जूना खां है, लेकिन बिन तुगलक का मतलब होता है तुगलक का बेटा, तुगलक का पुत्र। मोहम्मद कहता है मैं तुगलक का पुत्र हूं, बस इतना याद रहे। अब कहानी शुरू करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की। सीधी सीधी लाइनें प्रश्नों के रूप में। किसको मारकर गद्दी हथियाई थी? खुसरो शाह। जिस समय गद्दी हथियाई उस समय कहां का सूबेदार था? दीपालपुर का। ये 1305 ईस्वी में दीपालपुर की गद्दी उसे मिली थी एज ए सूबेदार के रूप में। गाजी तुगलक को मिल गई, उसने खुसरो शाह को मार दिया, गद्दी पर अधिकार कर लिया। जैसे गद्दी पर अधिकार किया, उसके सामने एक समस्या खड़ी थी। अब किताबों में उसका उत्तर नहीं लिखा, लेकिन उत्तर हम बनाएंगे। वो समस्या कैसी थी? वो समस्या इसके सामने क्यों आई? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने लोगों को तंग किया था। कुछ चीजें याद हों, अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं से टैक्स कितना वसूला? 50%। ये बात तो बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत बड़ा प्रश्न भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने जरूरत से ज्यादा जागीरें भी लोगों के पास थी, वो भी छीन ली। शराबबंदी उसने करी, यद्यपि वो उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, पर फिर भी शराबबंदी अभी तक जारी थी। और एक बात, खूत मुकद्दम चौधरी, खूत होता था राजस्व वसूल करने वाला, मुकद्दम होता था गांव का मुखिया, चौधरी भी उसी की तरह की एक पोस्ट होती थी जो लगान वसूली से संबंधित थी। नाम आज भी बाकी हैं। उनके अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे छीन लिए थे, और वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि इनसे हमें वो चीजें वापस मिले। तो पहले एक प्रश्न दूं, बहुत बड़ा, जो नेट IAS बड़े लेवल के लिए प्रश्न है। इसके काल का ज्ञान देने के लिए हमारे पास कितने लोग हैं? जियाउद्दीन बर्नी, कल ये भी पेपर में प्रश्न आया, और मैं बोल के गया हूँ। 2 किताबें लिखी हैं, तारीख फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी, और वो किताब पेपर में आई। फतवाए जहांदारी बर्नी सीधा नाम था। जियाउद्दीन बर्नी एक लेखक है इसामी, जिसकी किताब थी फतुह उस सलातीन, ये नाम भी मैंने कई बार बोला है। और एक नाम है इब्न बतूता। इस पर तो पूरी बात मोहम्मद तुगलक में ही करेंगे। बर्नी, इसामी, इब्न बतूता। बर्नी की 2 किताबें हैं, तारीख फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी, और इसामी की किताब है फतुह उस सलातीन, ये याद रहे। और इब्न बतूता की किताब का नाम तो मैं लिख दूं, रहला, जिसका मतलब होता है यात्रा वर्णन। लेकिन अब दोबारा लौट कर आते हैं, आंतरिक कठिनाइयों पर विजय कैसे पाई? किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसका नाम था गाजी खां तुगलक। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। नाम से उसका वंश चला, जाति से नहीं चला। और तुगलक वंश का पहला राजा गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक के जीवन की आंतरिक कठिनाइयों पर सबसे पहली विजय पाई। उसने जो इनाम में दी गई भूमि उसने छीन ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने, वो उनको वापस लौटा दी। खूत मुकद्दम चौधरियों को उनके अधिकार उसने वापस लौटा दिए। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को उसने खत्म कर दिया, लेकिन शराबबंदी को उसने चलने दिया। अलाउद्दीन की कौन सी चीज उसने रिपीट करी? एक तो शराबबंदी को उसने चलने दिया, और एक घोड़ों को दागना, ये उसने चलने दिया, और सैनिकों का हुलिया नोट करना, ये उसने चलने दिया। ये उसने बंद नहीं किया। ये उसके जीवन के 2 सुधार हैं। लेकिन एक लाइन में आपसे पूछा जाए उसकी नीति कैसी थी? ना तो ज्यादा कठोर और ना ही ज्यादा उदार, बीच की, जिसको बर्नी ने एक नाम दिया है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रस्मे मियाँ ने तो मैंने लगाया, ऊपर बिंदी लिखती है रस्मे मियाँ। रस्मे मियाना का मतलब होता है मध्यपंथी, ना तो ज्यादा कठोर ना ज्यादा उदार। रस्मे मियाँ, मियाना मतलब बीच का रास्ता, जो अपनाया गयासुद्दीन तुगलक ने, ये याद रहे। और ये कहने वाला व्यक्ति है बर्नी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, दोबारा कह दूं,
गयासुद्दीन तुगलक शासक बनने से पहले दीपालपुर का सूबेदार था। 1305 ईस्वी में बना। खुसरो शाह को इसने मारा। नए वंश की नींव रखी जिसका नाम था तुगलक। तुगलक नस्ल नहीं व्यक्ति का नाम था। और तुगलक गद्दी पर बैठा 1320 में। 1325 तक उसने शासन किया। और उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना ये रही कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के किए गए सुधारों को पलट कर रख दिया, जिसमें बाजार नियंत्रण व्यवस्था समाप्त करी गई, जिसमें खूत मुकद्दम और चौधरियों को उनके अधिकार वापस लौटाए गए, छीनी गई जागीरें वापस लौटाई गई, लेकिन शराबबंदी को उसने बंद नहीं किया। और उसने दाग लगाना, हुलिया नोट करना प्रथा भी वैसे की वैसे चलनी दी। अब बर्नी एक बात कहता है कि उसकी न्याय व्यवस्था बहुत सुंदर थी। वो कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में एक भेड़िया भी भेड़ की तरफ शिकार तो दूर, देखने से पहले 100 बार सोचता था कि मैं इसे खा लूं कि नहीं। ये बात क्या साबित करता है कि गयासुद्दीन तुगलक का न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। सीधे प्रश्नों पे बात कर रहा हूं और इससे बाहर कहीं नहीं आएगा प्रश्न कभी भी। एक प्रश्न ये, अगर आपसे एक लाइन में प्रश्न पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के काल में गुप्तचर व्यवस्था का संगठन किसने किया, तो बहुत नाम मिल जाएंगे, बलबन ने किया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए गुप्तचर व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ किसकी थी, तो उत्तर है गाजी खां, जिसको आप कहते हो गयासुद्दीन तुगलक। कैसे अच्छी थी, ये भी तो बात रही होगी। पहले तो हमें ये भी नहीं पता सूचना आती कैसे थी। डाक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब वो कह रहा है गुप्तचर व्यवस्था और डाक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कैसे? देखो, पहले क्या होता था, घुड़सवार एक सूचना लिखी हुई प्रमाण लेकर जाते दूर, फिर वहां से मुड़कर आते हमें सूचना देते। उसने क्या किया, पौने किलोमीटर पर 3/4 किलोमीटर पर एक घुड़सवार नियुक्त कर दिया। पहले पौने किलोमीटर पर एक घुड़सवार, उसके फिर पौने किलोमीटर पर घुड़सवार, अपने साम्राज्य के 4 और। वो आता, उसको सूचना देकर चला जाता, अगला फिर आता। इससे क्या फायदा हुआ? एक व्यक्ति बड़ी लंबी दूरी नहीं तय करेगा, थोड़ी दूरी तय होगी, सूचना जल्दी आएगी, थका हुआ नहीं होगा और मुड़कर जाकर आने में समय नहीं लगेगा, क्रम चलता रहेगा। इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध बात है कि गयासुद्दीन तुगलक ने गुप्तचर व्यवस्था और इसी तरह की सूचनाएं इकट्ठी करने की डाक व्यवस्था को दिल्ली के इतिहास में अमर बना दिया, सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। अब इसने, ये पहला व्यक्ति था जिसने किसानों के लिए प्रयास किया, किसानों के भले के लिए प्रयास किया। एक बात और, अब गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के भले के लिए प्रयास तो किया, उसका एक आदेश था, एक समय में अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। 1/10, 1/11, आपकी गाइडों में तो एक ही लाइन लिखी मिल जाएगी, 1/11, लेकिन उसकी रेफरेंस बुक्स में लिखा है, उसका आदेश था एक समय में 1/10 या 1/11 कर ही बढ़ाया जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और एक नई बात और, गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने अब काम क्या किया, जितनी भूमि पर खेती हो रही है लगान उतना ही देना है। यूं नहीं है मेरे पास 20 बीघा भूमि और 10 बीघा भूमि पर खेती नहीं हो रही, उसका भी टैक्स दे दो, वो भी नहीं। जितनी भूमि पर खेती होती है उसी भूमि का टैक्स। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नहरें बनवाने वाला पहला शासक, छोटा सा टॉपिक था, कितने प्रश्न दे गया। नहरें बनाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। पुल, उसने सबसे ज्यादा नहरें बनाई, बहुत 5 नहरें उसकी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन नहरें बनाने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। और इसके साथ याद रहे, गयासुद्दीन तुगलक ने एक किला बनाया था दिल्ली के पास जिसका नाम था तुगलकाबाद। और इसके साथ एक लाइन और जोड़ूंगा, याद रहे, तुगलकाबाद का किला बनवाया और इस किले के अंदर एक ऐसा महल था जो इतना चमकदार था कि जब सूरज चमक रहा हो तो टकटकी लगाकर उसे देखना संभव नहीं था। ये स्टेटमेंट उस किले के बारे में है, नाम नहीं मिलता, नाम ये नगर है वो तुगलकाबाद उसने बसाया। इसमें एक महल था जो इतना चमकता था दिन में सूरज की रोशनी में कि उसे एक तक देखना टकटकी लगाकर संभव नहीं था। ये इसके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। दोबारा याद रहे, नहरें बनवाने वाला पहला व्यक्ति, न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी, गाजी खां इसका नाम था, गुप्तचर व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी, डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी, और पुल भी बनवाए, सराएं भी बनवाई, और उसके साथ साथ नहरें बनवाकर सिंचाई को शुरू किया। किसानों के लिए सोचने वाला पहला व्यक्ति था,
उतनी ही भूमि से लगान वसूलता था जितनी भूमि पर खेती हुई है। 1/10 या 1/11 से ज्यादा आप कर नहीं बढ़ा सकते। और इसके साथ जो अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिए थे वो उसने लोगों को वापस लौटा दिए। अब प्रश्न ये है, किसने मध्यपंथी नीति का अनुसरण किया? वो था गयासुद्दीन तुगलक। किसके अनुसार? बर्नी के अनुसार। वो कहता है ये नीति है रस्मे मियाना। रस्मे मियाना मतलब बीच की नीति। गयासुद्दीन तुगलक का अंत बहुत बुरा हुआ। इसके जीवन में बंगाल में विद्रोह हुआ था, और बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए जब ये लौट कर आ रहा था, तो अब याद रहे ये बात, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम था जूना खां। ये उपाधि थी उसको उलुग खां, और जिसको आप इस नाम से जानते हो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक जब गाजी तुगलक बंगाल से आ रहा था और रास्ते में पड़ता था उसका खुद का बनाया हुआ महल, इसके पास एक जगह थी। अब आपको ये नाम भी याद रखना है, अफगानपुर। अफगानपुर एक शहर बसाया टेम्परेरी। किसने? जूना खां। कौन था? उसका बेटा। जब वो लौट कर आ रहा था, उसका स्वागत करने के लिए उसने रास्ते में उसे रोका कि आप यहाँ रुकिए, दिल्ली फिर चले जाना। वो रुक गया। शाम का समय था। जिस महल में उसे ठहराया था उसका नाम था अफगानपुर। जब वो बैठा था और शाम को नमाज का वक्त हुआ, और मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ, इससे पहले कि वो उठकर जाता, उसने किसी अपने सैनिकों को इशारा किया और एक दरवाजा, एक झटका लगा, हाथी टकराए एक दीवार से और पूरा महल गिर गया, और गाजी तुगलक उसमें दबकर मर गया। प्रश्न पेपर में ये बनते हैं कैसे, इस पे ध्यान देना है। प्रश्न ये बना, क्या ये बात सच है कि उसे मोहम्मद तुगलक ने मारा कि नहीं मारा? सवाल ये है, और उस पर झगड़ा है। अब देखो, पहला नाम उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? वो इसे मानता है एक दुर्घटना, ये याद रहे, लेकिन इसका तोड़ निकाल दिया गया है। ये कहता है कि बिजली गिरी, आसमानी बिजली गिरी और वो मर गया, महल गिर गया। लेकिन विद्वानों ने जो आलोचना करी मेरे बड़ी जची। उसके मरने का महीना था फरवरी, और फरवरी में आसमानी बिजली गिरने का कोई मौसम उस समय वहां नहीं था, इसलिए बर्नी की बात को काट दिया गया। अब बर्नी तो ये कहता है कि दुर्घटना से वो मर गया, लेकिन दो लोग, अब ये नाम मैंने लिए हैं, इब्न बतूता और एक नाम उसके दरबार का और था इसामी। ये दोनों क्या मानते हैं कि उसको किसने मारा? जूना खान। ये प्रश्न ही आता है बड़े कंपटीशन में, पूरी कहानी नहीं पूछता हो। ये गयासुद्दीन तुगलक को जूना खान ने मारा, इसके लिए उसे जिम्मेदार कौन मानता है? तो इब्न बतूता और इसामी। जो नहीं मानता वो है बर्नी। अब दो आधुनिक, ये तो समकालीन इतिहासकार है। अब आधुनिक इतिहासकार, जिसमें एक तो नाम है ईश्वरी प्रसाद, बहुत प्रसिद्ध नाम है, जिन्होंने इनको माना कि इसने इसको मारा है, ये याद रहे। ईश्वरी प्रसाद इसके साथ जुड़ते हैं और वो मानते हैं कि इसमें मारने में उसका हाथ था। और एक नाम तो और भी है, इरफान हबीब भी इसको मानते हैं कि उसने मारा। कुल मिलाकर उत्तर क्या है? गयासुद्दीन तुगलक का वध करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, उसका अपना ही बेटा जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक उल्गू खां जिसकी उपाधि थी। और उसको कहाँ मारा? वो जगह थी दिल्ली के थोड़ी दूर, अफगानपुर गांव। कुछ लोग कहते हैं अफगानपुर का किला बसाया, टेम्परेरी गांव बसाया। वो इतना कमजोर बनाया गया कि एक दीवार उसकी कमजोर रखी गई, इशारा हुआ, हाथी टकराए, पूरा महल गिर गया और वो मर गया। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता उसे बर्नी। जो जिम्मेदार मानते हैं इब्न बतूता और इसामी, ई से ही ईश्वरी प्रसाद और इरफान हबीब, जो कहते हैं कि वो उसके घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार था। एक ऐसी घटना और बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है, जो आपने पढ़ी है पर अभी यहाँ जुड़ी नहीं। निजामुद्दीन औलिया बहुत प्रसिद्ध नाम है सूफी संतों में। निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों का काल देखा है उसने, और उसका शिष्य था जूना खां। जूना खां की बारे में उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि थोड़े समय बाद गयासुद्दीन के बाद गद्दी पर बैठेगा जूना खां। उसको खबर मिली कि इसने भविष्यवाणी करी है कि मेरा राज्य तो खत्म होने वाला है। वो उससे नाराज हो गया। और एक घटना और नहीं बता दूं, खुसरो शाह को मारकर गद्दी पर बैठा था गयासुद्दीन तुगलक। खुसरो शाह गयासुद्दीन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, और उसने उसको बहुत सारे पैसे भेंट किए थे। वो पैसे गयासुद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया से वापस मांग लिए, और उसने कहा जी मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने वो गरीबों में बांट दिया, बहाना मिल गया। मैंने अभी कहा गयासुद्दीन तुगलक के जीवन का अंतिम विद्रोह कहाँ होता? बंगाल में।
वो बंगाल जाने वाला था। उससे पहले उसने कहा उसको, निजामुद्दीन औलिया को, मेरे वापस आने से पहले पहले दिल्ली छोड़ देना, नहीं तो तुम्हें इतना भगाऊंगा कि तुम्हें भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी। तब उसने कहा था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, कि तुम लौट कर तो आओ, दिल्ली अभी बहुत दूर है। और वो लौट कर नहीं आया। कहाँ मारा गया? अफगानपुर में। किसके द्वारा? जूना खां के द्वारा। तो ये घटनाएं इसके जीवन की हैं जो आपको याद रखनी है। कहीं भी ऐसा प्रश्न अब नहीं है जिससे बाहर चला जाए। गड़बड़ कहाँ होती है? मुश्किल से मुश्किल प्रश्न अगर फर्स्ट ग्रेड में बनेगा तो उसके समकालीन लेखकों से बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तुगलक वंश के बारे में जानकारी नहीं देता? तो ये 3 याद रहे, बर्नी, इब्न बतूता, इसामी। बर्नी की 2 किताबें, तारीख फिरोज शाही, फतवा जहांदारी, इब्न बतूता की रहला और इसामी की फुतुह उस सलातीन, ये याद रहे। अब ये घटना घट गई 1325 में। अब आपसे कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया गयासुद्दीन तुगलक ने। 1325 से 1351 तक शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन एक लाइन कही जाती है, मैं वो पहले कह रहा हूँ, कही तो बाद में जाती है, पर मजेदार है वो बात। मोहम्मद तुगलक का जीवन विद्रोहों का जीवन था। सबसे ज्यादा विद्रोह दिल्ली सल्तनत के काल में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए। जितना उसके पिता ने समेट कर बनाया था उसको उसने 10 सालों में नष्ट कर दिया। लेकिन 2 प्रश्न आपको उलझाते हैं, इसलिए पहले कह रहा हूँ। अगर प्रश्न आ जाए, अब मैं उसके साथ जोड़ूंगा मोहम्मद तुगलक के साथ। बिल्कुल पहली बात, दिल्ली सल्तनत का विस्तार अगर किसी वंश के काल में सबसे ज्यादा था तो वो तुगलक वंश है। सबसे बड़ा प्रश्न है ये। यानी कि आपसे प्रश्न देखो कैसे आएगा, दक्षिण भारत को जीतने वाला कौन सा दिल्ली सल्तनत का वंश था? तो आप उत्तर लगाते हो अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अब आपने क्लियर कर चुके हैं कि दक्षिण भारत को केवल अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, लेकिन उसके ऊपर कभी भी लंबा समय तक अधिकार वो नहीं रख पाया। लेकिन ये एक ऐसा वंश था जिसने न केवल उसको जीता बल्कि उसको जीत कर अपने साम्राज्य में भी शामिल कर लिया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार अगर किसी वंश के काल में हुआ तो वो तुगलक वंश था। और अगर पूछा जाए वो गयासुद्दीन उत्तर होगा तो भी सही होगा, लेकिन मोहम्मद तुगलक भी पेपर में आएगा तो भी सही होगा। क्यों? उसको अपने पिता से वो विरासत में मिली और उसको उसने आगे बढ़ाया। लेकिन शुरुआत किसने कर दी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और अब आगे बढ़ाते हैं। पहली घटना वो कैसे जुड़ेगी? जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपने पूर्वज की अनुमति लिए बिना ही देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था, है ना? प्रश्न बहुत बड़ा। और स्वतंत्र शासक होने के बाद उसने 1306-7 में फिर आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ भी एक ऐसी घटना घटी, जिस समय गद्दी पर बैठा था गयासुद्दीन तुगलक, उस समय उसका बेटा जो बहुत प्रसिद्ध था, जिसका हमने नाम लिखा है जूना खां, उसने दक्षिण पर अभियान किया था। लेकिन किसकी अनुमति से? गयासुद्दीन तुगलक की। और जहां पर अभियान किया था वो था वारंगल, जिसको आप एक नाम से और भी जानते हैं, तेलंगाना। और बहुत बड़ा प्रश्न, इसी का नाम रखा गया बदलकर सुल्तानपुर। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका नाम। इसको उसने हराया और इसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन ये उसके स्वतंत्र शासन के काल में घटना नहीं घटी। ये घटी थी जब शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और ये समय था 1323। और 1323 में घटना घटी और 2 साल बाद उसकी हो गई मृत्यु। किसके द्वारा? जूना खां के द्वारा। अब घटना शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन की। उसका जीवन तो बहुत ही हास्यास्पद है, आप खूब हंसोगे जब उसको पढ़ोगे, क्योंकि गड़बड़ एक और है इसमें। अगर गड़बड़ किताब के हिसाब से देखूं तो थोड़ी है, गाइड के हिसाब से देखूं तो ज़्यादा है। आपने पढ़ा है ना उसकी योजनाएं, उसकी योजनाएं बहुत हंसने वाली है, लेकिन सन में बहुत प्रॉब्लम है। गाइड कुछ और कह रही है, किताब कुछ और कह रही है। इसीलिए सन एक आध का ही पूछा गया जो विवादित नहीं है। लेकिन अब ये वहां से शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, अपने पूर्वज को मारकर गद्दी पर बैठा 1325 में कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और 40 दिन तक वहीं पड़ा रहा, जिसको मैंने अभी नाम लिया था अफगानपुर, तुगलकाबाद का किला ठीक पास बसाया था। 40 दिन तक दिल्ली नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दिल्ली की जनता उसे क्या समझती थी? हत्यारा। किसका हत्यारा? गयासुद्दीन तुगलक का। 40 दिन तक नहीं आया।
40 दिन बाद धीरे धीरे लोग उसकी तरफ आने लगे दिल्ली से। उसको विश्वास हो गया कि लोग मुझे पसंद कर लेंगे, लोग मुझे स्वीकार कर लेंगे। फिर उनका सहयोग लेकर सैनिकों का वो दिल्ली में गद्दी पर बैठ गया। वर्ष था 1325। इसके जीवन की एक सबसे बड़ी घटना जो आपको पेपर में आती है, जहां अब इसकी बात करेंगे, इब्न बतूता 1333। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनाऊंगा अब इसके 2-3 जो पेपरों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको जानना है, आपसे पूछ लिया जाए, इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया, किस देश का रहने वाला था, किस महाद्वीप का रहने वाला था? अफ्रीका। अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, मोरक्को में एक जगह है तंजीर, जिसको अंग्रेजी में ये भी लिखा मिलता है टेंजियर। ये शब्द याद रखने हैं, तंजीर, टेंजियर। और आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, मोरक्को में है ये जगह, छोटा विभाजन है उसका, वहां पैदा हुआ था। हिंदुस्तान कब पहुंचा? 33 दिए हैं। और जिसके काल में पहुंचा वो व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। पहले यहाँ एक प्रश्न बना दूं, कब तक भारत में रहा? 1342 तक। कैसे? ये घटना आपको जोड़नी है। अब वो ये ना पूछे कितने साल भारत में रहा, तो ये जोड़ो, कितने साल भारत में रहा? 9 साल। लेकिन इसके साथ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया, विदेशी यात्री था, अफ्रीका महाद्वीप का रहने वाला था, मोरक्को से आया संबंधित था, तंजीर में पैदा हुआ था, 1333 में भारत पहुंचा, बहुत विद्वान आदमी था। मोहम्मद तुगलक इससे प्रभावित हुआ और उसको दिल्ली का बना दिया काजी। दिल्ली के काजी के पद पर पहुंचा इब्न बतूता। 9 साल के लगभग वो भारत में रहा और उसने अपने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसका नाम है रेहला। और इसी व्यक्ति को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में चीन में भेजा, एक दूत मंडल के रूप में। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। चीन में राजदूत बनाकर भेजा था इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में, और यहीं से लौटकर फिर वो अपने देश चला गया था। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ विद्वान मानते भी हैं, और ये सच्चाई है, कि जब उससे यहाँ से चीन भेजा गया, वो चीन गया ही नहीं, वो सीधा वहां से अपने देश चला गया। लेकिन हमारे यहाँ एक उत्तर आपको होगा, दूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था। जिस शासक के दरबार में, वो था तोगन तिमूर। ये नाम याद रखना है। तोगन तिमूर के दरबार में गया था या नहीं गया था, ये बात तो समय के गर्भ में छिप गई, लेकिन आपको उत्तर कैसे याद रखने हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन चीनी कौन था? तोगन तिमूर, जिसके दरबार में इसने राजदूत भेजा 1342 में बनाकर किसे? इब्न बतूता को। लेकिन वहां से वो लौट कर नहीं आया, अपने देश चला गया। बहुत संभव है कि वो चीन भी न गया हो, और एनसीईआरटी तो यही कहती है कि वो चीन गया ही नहीं। 41-42 में उसे भेजा और वो वहीं से लौटकर अपने देश चला गया। तो ये घटना, और एक चलो जान लो, उसने राजदूत बनाकर चीन क्यों भेजा, ये याद रहे बात, बहुत गहरी बात है। नाम क्या लिखा मैंने चीन का उस समय का? तोगन तिमूर। तोगन तिमूर ने 1341 में अपना एक दूत मंडल भेजा था। किस लिए? बौद्ध मठों को देखने के लिए, बौद्ध स्तूपों को देखने के लिए, क्योंकि चीन में बौद्ध धर्म बहुत फला फूला है। तो वो बहुत खुश हुआ यहाँ आकर, उसका स्वागत किया गया यहाँ। तो बदले में एक राजदूत यहाँ से भी भेजा गया, लेकिन वो वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा, वो बात वक्त के गर्भ में दब गई। ये उसके जीवन की 2 घटनाएं शुरुआती हैं। पिता की हत्या अफगानपुर में, 40 दिन वहाँ रहा, और वहाँ से जब दिल्ली आया, तो दिल्ली में आने के बाद उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है इब्न बतूता का वहाँ आना। और इब्न बतूता ने 42 तक यहाँ रहा, किताब लिखी रेहला, दिल्ली का काजी भी बना, और रेहला का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। अब घटना ये घटी, तोगन तिमूर के दरबार में वो गया, वो लौटकर नहीं आया। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न ये, बर्नी के अनुसार, ये नाम याद रहे, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बंटा हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न, बहुत ही गहरा प्रश्न। इतनी बड़ी रियासत थी उसकी, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का पूरा साम्राज्य 11 प्रांतों के लगभग बंटा हुआ था। अब इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए, कितने प्रांत रहे होंगे। जैसे कि एक उदाहरण देकर आसान कर दूं, आप खुद भी समझेंगे कि कितना महान व्यक्तित्व था तुगलक वंश। अकबर को भी हमने आगे पढ़ना है। और एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, मुगल सरकार में, मुगल शासन में सबसे पहले अपने
साम्राज्य को सूबों में बांटने की परंपरा शुरू करने वाला अकबर था। उसके काल के मरने तक जितने सूबे थे वो 15 थे। जब वो मरा जहांगीर के काल में भी 15 ही रहे, क्योंकि उसने 2-3 जो नई चीजें जीती थी वो कांगड़ा, लाहौर पहले सूबे थे उसी में से अलग कर दिए गए, इसलिए नए नहीं बने। जब आगे बढ़े शाहजहां के काल में 18 हो गए और औरंगजेब के काल में विवादों के साथ 20 या 21 हो गए। कुछ विद्वान 21 मानते हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, और कुछ लोग उसे 20 मानते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, पूरे मुगल काल में 23 परगने, 23 सूबे कभी नहीं हुए जो किसके काल में थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इसलिए एक प्रश्न का उत्तर हमें मिला, दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार अगर किसी शासक के काल में था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और लेकिन इसके साथ एक बात और, कि उसने अपने 10 सालों की गतिविधियों में ही इतनी बड़ी सल्तनत को खो दिया। जैसे आगे और बात बढ़ाएंगे, पहली बात ये 23 प्रांतों में बंटा था और सबसे ज्यादा विद्रोह उसके काल में हुए। कुल कितने विद्रोह हुए? 34, जिसमें 27 तो अकेले कहाँ हो गए? दक्षिण भारत में, ये याद रखना। और उसने इन 10 साल, वो कौन से 10 साल हैं जिसमें उसने अपना सब कुछ खो दिया? वो 10 साल है 1326 से लेकर 1336, जिसमें उसने अपने जीवन के वो फैसले ले लिए जो उन्हें लेकर बैठ गए। वो फैसले क्या थे? वही उसकी योजनाएं हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है, पर आज नहीं हो पाएगी। ये बड़ा चैप्टर है इसका, ये मजाक की योजनाएं हैं, पर इसमें प्रश्न बहुत है, ये ध्यान रहे। खूब हंसी आती है इसकी योजनाओं पर, लेकिन इन योजनाओं को पढ़ते हुए प्रश्न आता है वो कैसे? निम्नलिखित योजनाओं में से एक योजना उसके काल से संबंधित नहीं है, प्रश्न उससे आता है।